हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कुंडू एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो इवेंट होता है। ओके, एक होता है एनर्जी ट्रांसफ़र एंड दूसरा होता है उसी एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अभी एनर्जी ट्रांसफ़र में जो लोग या जो चीज़ें इन्वॉल्व रहता है वो रहता है कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर सकता है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाहर से जो सनलाइट आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, एंड बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या तैयार करता है ना, एंटेना कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। ओके, अभी एंटेना कॉम्प्लेक्स में जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से सनलाइट को एक्सेप्ट करेगा, सनलाइट से ट्रांसफ़र होता हुआ फोटोन का एनर्जी भी एक्सेप्ट करके वो कहाँ इसको सेंड करता है? एनर्जी को रिएक्शन सेंटर में सेंड करता है। अभी रिएक्शन सेंटर होता क्या है? रिएक्शन सेंटर बेसिकली जो फोटो सिस्टम्स होता है हम लोगों के प्लांट में, जैसे हम लोग फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 का बात करते हैं, वो रिएक्शन सेंटर होता है। अभी यही रिएक्शन सेंटर के वजह से क्या होता है ना, यही रिएक्शन सेंटर के वजह से रिएक्शन सेंटर में से एक इलेक्ट्रॉन जाकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है उसको पास जाता है एंड वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पास अगर रिएक्शन सेंटर से चला जाएगा तो रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अभी रिएक्शन सेंटर फिर से रिड्यूस हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन डोनर से। ओके, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यही इलेक्ट्रॉन डोनर होता है H2O यानी कि वाटर, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है NADP+। ओके, तो इसी बीच में जब इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब H2O जब रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन भेजता है तब H2O किस में डिवाइड करता है? H2O डिवाइड करता है हाफ O2 प्लस 2H प्लस, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। एंड जब NADP+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब NADP+ किस में कन्वर्ट होता है? NADPH। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास मतलब NADP+ के पास जा रहा है ना, वो एक स्टेप में नहीं जाता है, वो एक चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू जाता है। ओके, तो उसी बीच में ATP भी जनरेट होता है। ओके, ATP भी जनरेट होता है प्रोटॉन पम्प से। सो यही मोटा हम लोगों का फोटोसिंथेसिस है, अगर आप एक भेग लाइन ड्रॉ करना चाहे तो। ओके, एंड अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था, ओके, बहुत सारे एक्सेप्टर्स के थ्रू फाइनल NADP+ में, वो ही कैसे होता है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो पाथवे से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं कि जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। जेड स्कीम क्यों कहते हैं? कि जिस पाथवे से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो दिखने में थोड़ा सा, अगर उसको प्लॉट किया जाए तो वो दिखने में थोड़ा सा जेड के तरह लगता है। मतलब एनर्जी लेवल में अगर उसको प्लॉट करोगे तो वो थोड़ा सा दिखने में जेड के फॉर्म में लगता है, इसीलिए उसको जेड स्कीम बोला जाता है। ओके, एंड प्लांट में हम लोगों का दो फोटो सिस्टम रहता है, एक फोटो सिस्टम होता है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ओके, एंड एनर्जी स्केल में फोटो सिस्टम 1 हमेशा ऊपर रहता है। ओके, फोटो सिस्टम 1 का एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहता है फोटो सिस्टम 2 से, ग्राउंड स्टेट में ही। ओके, एंड इन दोनों का एक्साइटेड स्टेट भी सेम ही मैनर में रहता है या सेमी रिलेशनशिप में रहता है। मतलब P700 का एक्साइटेड स्टेट P680 का एक्साइटेड स्टेट के ऊपर रहता है। ओके, तो इधर पे अगर देखोगे तो H2O से मतलब वाटर से इलेक्ट्रॉन P68 पे आता है, एंड P68 के आसपास पे बहुत सारे ऐसे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो जो रेड एंड P68 क्या करता है ना, P68 रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है। ओके, रेड लाइट को ही एब्जॉर्व कर सकता है P68, एंड जो सनलाइट आता है उसमें से रेड लाइट भी रहता है एंड फार रेड लाइट भी रहता है। फार रेड लाइट P700 से एक्सेप्ट होता है। ओके, एंड रेड लाइट को एक्सेप्ट करके
वो लाइट में से जो फोटोन है उसको एनर्जी को यूज़ करके P680 उसके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एंड एक्साइटेड स्टेट में जो P680 रहता है वो एक वीक रिडक्टेंट होता है। ओके, वीक रिडक्टेंट होता है। एंड P68 से फिर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से होके P700 के पास पहुंचता है। एंड सेम वे में P700 क्या करता है, फार रेड लाइट को एक्सेप्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है। एंड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके वो भी अपना एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एंड फाइनली P700 का एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। जैसे P680 का एक्साइटेड स्टेट एज ए वीक रिडक्टेंट काम कर रहा था, एंड P700 का जो एक्साइटेड है वो एज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट काम करेगा। एंड फाइनली P700 के एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जाकर NADP प्लस के पास पहुंचेगा। एंड NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा, जो कि हो जाएगा NADPH, जो कि हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, तो यही फिर से डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो इधर पे अगर देखोगे तो P68 का एक क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। अभी एक्साइटेड स्टेट से पहला इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है FeO15, फिर FeO15 से इलेक्ट्रॉन जाता है, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सब काम करते हैं। तो FeO15 से फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लास्टोक्विनोन A पे, देन प्लास्टोक्विनोन B, देन साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम B6F से वो जा रहा है प्लास्टोसाइनिन। एंड फाइनली प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन P700 में जाता है। ओके, तो डायरेक्ट P680 के एक्साइटेड स्टेट से P700 के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ओके, बहुत सारे लेवल्स के थ्रू फाइनली प्लास्टोसाइनिन जो है वो काबिल है वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ P700 को डोनेट करने में। ओके, तो अगर प्लास्टोसाइनिन जो प्रोटीन है ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों का क्या होगा ना, जो फोटोसिस्टम 1 है वो काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अभी जब P700 के पास वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वो क्या करेगा, फार रेड लाइट को यूज़ करेगा। फार रेड लाइट है एंड वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट से। एंड उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, A0 से A1, एंड A1 से आएगा FeS में। FeS होता है कि आयरन सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स होता है। एंड उसमें से आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में से वो फिर FD में आता है, जो कि 2 स्टेप इस बीच में इन्वॉल्व होता है। पहले FeSA आता है एंड फिर FeSA से इलेक्ट्रॉन FeSB पे ट्रैवल होता है, फिर FeSB से इलेक्ट्रॉन FD में ट्रांसफ़र होता है। FD बेसिकली फेरोडॉक्सिन है। ओके, एंड फेरोडॉक्सिन फिर उसी इलेक्ट्रॉन को FNR में ट्रांसफ़र करता है। FNR क्या होता है, FNR होता है फेरोडॉक्सिन, इधर पे मैं लिख के रखा हूँ, जो फेरोडॉक्सिन NADP प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेस। ओके, एक एंजाइम है, वो क्या करता है, FNR NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड NADPH जो है वो क्या करता है ना, थाइलेकोइड का आउटर मेम्ब्रेन जो है उस पर प्रोड्यूस होता है। ये इतना सारा जो काम हो रहा था वो इनर मेम्ब्रेन में हो रहा था। ओके, एंड NADPH जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड इस बीच में जो साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है वो और एक काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं ना, आउटर साइड से हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन को लेकर अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लिम्यूना में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड फिर लिम्यूना से वो हाइड्रोजन आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ADP टू ATP ट्रांसफ़र में काम आता है, मतलब ATP जनरेशन में काम करता है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का नॉन साइक्लिक, मतलब इधर पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो फिर इधर पे ट्रैवल नहीं हो रहा है, P60 में ट्रैवल नहीं हो रहा है। ओके, फाइनली NADPH के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, वो उस इलेक्ट्रॉन का कहीं पर भी री इनकॉर्पोरेशन नहीं हो रहा है इस साइकिल में। लेकिन अगर आप इधर पे ध्यान से देखोगे तो इधर पे एक चीज़ लिखा हुआ है साइक्लिक। तो ये क्या होता है, जो फेरोडॉक्सिन हम लोग का रहता है ना FD,
एफडी को देखा गया है कहीं कहीं कंडीशन में, किसी किसी कंडीशन में ऐसे रैंडमली नहीं करता है। सेल का कुछ कुछ कंडीशन जब बनता है तब क्या करता है ना, फेरोडॉक्सिन जो है वो एफएनआर को वो इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र करके डायरेक्टली साइटोक्रोम B6 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो साइटोक्रोम B6 को जब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वो कर देगा तो क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक जॉइंट, उसमें एक जंक्शन आ गया। ओके, तो जहाँ पर वो साइक्लिक हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले चला जा रहा था वो फिर से री इनकॉर्पोरेशन होने लगा है थ्रू एफडी टू साइटोक्रोम B6। ओके, अभी क्या करेगा ना, साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है वो उसी इलेक्ट्रॉन को बार बार यूज़ करके बाहर से अंदर प्रोटॉन को लाता रहेगा एंड उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू वो ATP जनरेट करता रहेगा। ओके, तो जैसे आप देखोगे कि दो तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो है या फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक है नॉन साइक्लिक एंड दूसरा है साइक्लिक। अभी साइक्लिक में क्या हो रहा था, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर टू NADP प्लस पूरा का पूरा फ्लो कर रहा था। ओके, एंड उसमें प्रोड्यूस हो रहा था 3 प्रोडक्ट, O2 प्रोड्यूस हो रहा था, NADPH प्रोड्यूस हो रहा था एंड ATP प्रोड्यूस हो रहा था थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, एंड वहीं पर ही साइक्लिक जो है, जो कि जिसमें कि FD टू साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एंड इसमें होता है आपका FD टू FNR इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एंड फोटोसिस्टम 2 प्लस फोटोसिस्टम 1 बोथ ही इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन साइक्लिक में अगर देखोगे तो इसमें क्या होता है ना, FD2 होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। ओके, तो पहले बोला था कि कुछ कुछ कंडीशन होता है जहाँ पर ये चीज़ देखा गया है। तो वो कंडीशन क्या है कि जब सेल में NADPH एंड NADP प्लस का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि NADPH का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, NADPH का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब कि जितना NADP प्लस था वो पूरा का पूरा, वो ऑलमोस्ट सारा का सारा NADPH पे कन्वर्ट हो चुका है एंड NADP प्लस ना बराबर हो चुका है। ओके, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए NADP प्लस बचा ही नहीं है। एंड दूसरा कौन सा कंडीशन होता है कि जब सेल को बहुत सारा एनर्जी की ज़रूरत होता है। अभी एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी ATP से आता है। तो जब सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है तब वो इलेक्ट्रॉन को साइक्लिक पाथवे में लाता है एंड उसमें से ATP जनरेट करता है। ओके, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ ATP ही जनरेट होता है। ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू, एंड इसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व रहता है, PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ओके, कैसे PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है कि आप बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले तो PS2 से ही आ रहा है, लेकिन PS2 का इन्वॉल्व कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि साइक्लिक में ना हम यहाँ से यहाँ तक का ही कंसिडर करते हैं। तो आप देखोगे तो इसमें PS1 आ रहा है, PS2 नहीं। ओके, तो इसीलिए PS1 का इन्वॉल्व रहता है साइक्लिक में, PS2 का नहीं रहता है। ओके, सो नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। ये जो जेट स्कीम या साइक्लिक देखे हम, इसमें क्या होता है ना, इनहिबिटर भी होता है। तो इनहिबिटर 2 किस्म का इनहिबिटर है, एक है DCMU एंड दूसरा है पैराक्वेट। ओके, एंड DCMU PS2 के ऊपर काम करता है, मतलब P680 के ऊपर काम करता है, एंड पैराक्वेट जो है वो P700 मतलब फोटोसिस्टम 1 के ऊपर काम करता है। तो अगर आप देखोगे तो PS1 का तो इतना है, इधर से इधर तक PS1 है, ये सॉरी PS2 है, PS2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है। तो आप देखोगे कि प्लास्टोक्विनोन A से और प्लास्टोक्विनोन B में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था, वो स्टेप को DCMU क्या करता है, इनहिबिट करता है। ओके, तो फर्दर अगर P700 में
ए वाला स्टेप नहीं होगा तो P700 को भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा एंड फाइनली NADP प्लस को भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ओके एंड क्या होता है ना कि जब पैराक्वेट जो है वो क्या करता है कि P700 से NADP प्लस के बीच का रास्ते में इनहिबिट करता है। ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है बीच में वो इनहिबिट करता है, तो क्या होता है ना कि वो भी NADP प्लस का जनरेशन को रद्द करता है या इनहिबिट करता है। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो पैराक्वेट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो NADP प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, मतलब NADP H जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, वो DCMU में भी NADP H नहीं बनता है, क्योंकि इनहिबिटर का यूज़ करने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट ना बने। लेकिन अगर आप सिर्फ ओनली अगर पैराक्वेट यूज़ करोगे तो NADP प्लस तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो उससे पहले का जो स्टेप्स है P700 का एक्साइटेड होने से पहले का जो स्टेप्स है वो सब होगा। ओके तो वो अगर सब होगा तो उसमें क्या होगा ना, O2 का भी जनरेशन होगा एंड ATP का भी जनरेशन होगा। ओके एंड DCMU जो है, DCMU में NADP H का भी जनरेशन नहीं होगा एंड ATP जो है ATP का जनरेशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ATP को बनने के लिए साइटोक्रोम B6F प्लस इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है एंड जो कि PQA मतलब प्लास्टोक्विनिन A से प्लास्टोक्विनिन B में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तभी संभव है। ओके सो प्लास्टोक्विनिन A से प्लास्टोक्विनिन B में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, तो ATP जनरेशन भी नहीं होता है। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इफ़ you really enjoyed it, please give a like. See you in the next video. Thank you.